डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र के सेक्शन में हम पहला चैप्टर आपके लिए शुरू कर रहे हैं, सत्ता की साझेदारी। ठीक है, इसके बाद आपको बताएंगे। फिलहाल ये 9th और 10th दोनों क्लास के बच्चों के लिए है, क्योंकि हमने पहले बताया और अपने हर वीडियो में बताते हैं कि मल्लाव पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज में क्लास 9th और क्लास 10th में जो कोर्स है वो एक ही चलता है। जो किताब सोशल साइंस की 9th में चलती है वही क्लास 10th में चलती है। तो 9 और 10 दोनों में ये आपके लिए है। सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र सेक्शन में आपको आज पढ़ना है क्या? चैप्टर 1 सत्ता की साझेदारी। ठीक है, तो पहले आप जान लीजिए सत्ता की साझेदारी क्या है। सत्ता का मतलब हमने आपको बताया कि सत्ता का मतलब होता है शासन। क्या होता है? शासन। यानी लोग कहते हैं क्या कि आज सत्ता उनकी है, मतलब सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष हो रहा है। तो सत्ता का मतलब है शासन। किसी भी देश की सत्ता मतलब उस देश का शासन। और साझेदारी का मतलब क्या है? भागीदारी या हिस्सेदारी। ठीक है, तो सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या हुआ? शासन की में हिस्सेदारी। ठीक है, देखो बच्चों, जब तक किसी भी देश में है ना सत्ता की साझेदारी नहीं होगी, सत्ता का साझेदारी का मतलब हिस्सेदारी या आप कह सकते हो बंटवारा, कि जब तक सत्ता में बंटवारा नहीं होगा, अगर बंटवारा नहीं होगा तो क्या होगा? वहां पर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और अगर सही तरीके से बंटवारा नहीं हुआ तो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और किसी भी देश में गृह युद्ध की भी नौबत आ सकती है। तो इसलिए हर एक देश, दुनिया का कोई भी लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, तो वह सत्ता की समान साझेदारी करता है, अर्थात सत्ता का समान बंटवारा करता है। ठीक है, जैसे अपने यहाँ भारत में आप कह सकते हो कि सत्ता का बंटवारा कैसे हो सकता है? भाई, लोकतंत्र में जो शासन की असली सत्ता की जो असली पावर होती, शक्ति होती है, वो किसी नेता के हाथ में, प्रधानमंत्री के हाथ में, राष्ट्रपति के हाथ में नहीं होती है। सत्ता की असली ताकत जो होती है, शासन की जो असली पावर होती है, वो जनता के पास होती है। ठीक है, इसके पास होती है, जनता के पास होती है। जब हम और आप, मतलब जब जनता अपना वोट देती है, तभी उस देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनता है। मान लीजिए कि वर्तमान में भारत में भाजपा की सरकार है ना, और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये आप जानते हो। ठीक है, तो सपोज मान लिया कि हमने क्या किया, हमने ही तो वोट दे करके आज नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को बन नहीं गए, अगर उनके पास पावर होती तो खुद ही बन जाते, है ना। लेकिन वो खुद नहीं बन सकते हैं, जनता ने उन्हें बनाया है, तब वो प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो सत्ता की असली, मतलब शासन की जो असली पावर होती, शक्ति होती, वो जनता के हाथ में होती है। ठीक है, जो जनता यहाँ पर हम लोग पूछते हैं कि फला नेता जो है वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, फला नेता अच्छा काम नहीं कर रहा है, फला मंत्री अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो भैया उसको मंत्री क्यों बनाया तो हम ही लोगों ने। जब बनाने के बाद भी उसको हम लोग पूछते हैं, उसको गाली बत्ती देते हैं। ठीक है, तो भैया सत्ता की असली जो साझेदारी होती है, मतलब जो पावर होती है, वो हमारे पास होती है। हम ही किसी व्यक्ति को मंत्री बनाते हैं, हम ही, जनता ही किसी देश को प्रधानमंत्री बनाती है, जनता ही किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाती है, जनता ही किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाती है। तो जब हमने ही उसको बनाया है तो वो अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसको हम क्यों कोसे? ठीक है, ये तो गलती हमारी है ना। तो जब इलेक्शन हो, जब चुनाव हो, तो हमें ये सोच समझ करके पार्टी को नहीं देखना चाहिए। हमें लोग क्या करते हैं, जब चुनाव होते हैं तो पार्टी देखते हैं, भाजपा के, सपा के या कोई भी पार्टिकुलर पार्टी के विशेष समर्थक होते हैं, कहते नहीं है ना, हम भाजपा को ही वोट देंगे, हम समाजवादी पार्टी को ही वोट देंगे, हम कांग्रेस को ही वोट देंगे। ठीक है, तो पार्टी को जब चुनाव हो तो आप पार्टी को मत देखिए।
ठीक है, कि कौन सी पार्टी को हमें वोट देना है। भाजपा के कट्टर आप समर्थक हैं तो आपको ये ऑप्शन है कि भाजपा को ही आपको वोट देना चाहे, भले ही चाहे भाजपा की तरफ से एक आतंकवादी खड़ा हो गया हो चुनाव में, या कांग्रेस की तरफ से एक आतंकवादी खड़ा हो गया हो, या बहुत क्रिमिनल टाइप का आदमी खड़ा हो गया हो। नहीं, ये हमें नहीं देखना है। जब इलेक्शन हो, चुनाव हो, तो आपको वोट किसको देना है? जो सही आदमी हो, जो भला आदमी हो, जो आपके लिए काम कर सके, जो जनता के लिए काम कर सके, उसको आपको वोट देना है ना। तो वही कहना है क्या कि जो सत्ता की असली जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, वो जनता के पास में होती है। जनता किसी को मंत्री, किसी को नेता और किसी को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री बनाता है। ठीक है, तो अगर सत्ता की सही साझेदारी नहीं होगी, ठीक है, तो उस देश में क्या होगा? उस देश में क्या होगा? उस देश में गृह युद्ध की स्थिति आ जाएगी। आप भारत का उदाहरण लीजिए बच्चों, आप भारत का उदाहरण ले लीजिए। तो भारत में दो समुदाय के लोग विशेष तौर पर रहते हैं। कौन कौन से? हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम। लेकिन अगर मान लिया कि हिंदुओं को ज़्यादा अधिकार दे दी जाए और मुस्लिमों के अधिकार को कम कर दिया जाए तो क्या होगा? बताओ, तो क्या होगा? हिंदुओं और मुस्लिमों में क्या होगा? संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा, लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाएंगे, है ना। और जब लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाएंगे, है ना, एक मुस्लिम एक हिंदू को मारेगा, दूसरा हिंदू आएगा उसको मारेगा, तो ऐसे ढेर सारे मुस्लिम एक तरफ हो जाएंगे, ढेर सारे हिंदू एक तरफ हो जाएंगे, और पूरे देश में क्या, तो पूरे देश के हिंदू मुस्लिम एक अलग अलग हो जाएंगे, और फिर क्या होगा? आपस में लड़ाई लड़ेंगे, है ना, संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा, मारकाट मचेगी, देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए संविधान ने क्या किया? चाहे वो हिंदू हो, चाहे भारतीय संविधान ने क्या किया? सभी धर्मों को, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म की मान्यता नहीं दी गई है, और सभी धर्म के लोगों को समान पावर दी गई है, समान अधिकार दिए गए हैं, ताकि आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, संघर्ष ना हो। ठीक है, चाहे वो संसद हो भाई, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों ही अपना वोट दे सकते हैं। ठीक है, तो जो अधिकार हिंदुओं को प्राप्त है वही अधिकार मुस्लिमों को प्राप्त है, वही सिखों को प्राप्त है, वही ईसाइयों को प्राप्त है, सारे के सारे अधिकार सबको समान रूप से मिले हुए हैं। अर्थात सत्ता की समान साझेदारी की गई है कि कोई भी विशेष वर्ग जो है वो दूसरे विशेष वर्ग से लड़ाई झगड़ा ना करे, कि इनको ज़्यादा जो है अधिकार दिए गए हैं, इनको ज़्यादा पावर दी गई, हमको कम दिया गया है, ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। सबको समान सत्ता में साझेदारी प्रदान की गई है। और मनुष्य आदमी जो है वो सत्ता में साझेदारी करता कैसे है? अब सोचो कि सत्ता में भागीदारी दी गई है, सत्ता का बंटवारा किया गया है ना। तो एक बात और भी है ना, जब शासन व्यवस्था जनता ही करती है, जब शासन जनता ही चलाती है, तो सब लोग तो भैया तो नेता लोग वहाँ क्या कर रहे हैं? जनता को दिल्ली में होना चाहिए, संसद भवन में होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हमारे देश की आबादी लगभग 1 अरब 35 करोड़ है। अगर 1 अरब 35 करोड़ लोग सारे के सारे पूरे देश की जितनी जनता है, क्या वो संसद भवन में आ जाए? जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। ठीक है, जब 500-600 सांसद होते हैं, जब केवल 500-600 सांसद है ना लोकसभा में होते हैं, ठीक है, तो आप सुनते हो कि जो 500-600 हैं तो जो है लोकसभा राज्यसभा सही तरीके से चल नहीं पाती है। ठीक है, और है ना सत्ता पक्ष और विपक्ष में है ना लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो जाता है, कहीं वाकआउट पड़ जाते हैं, कहीं कार्रवाई संसद को चलने नहीं देते हैं, क्योंकि 500-600 होते हैं। तब भाई 543 लगभग है कुल सांसद, है ना। जब 545 सांसद संसद को नहीं चलने देते तो 1 अरब 35 करोड़ जनसंख्या क्या संसद में आ ही नहीं पाएगी इतनी जनसंख्या। ठीक है, और मान लो आ भी गई तो भैया जब 550 सांसद मिल करके सदन को, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसको सही तरीके से चलने नहीं देते तो 1 अरब 35 करोड़ कहाँ चलने देंगे, है ना। तो इसलिए क्या किया गया? जनता को संसद में बैठाला नहीं गया, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए सांसद और विधायकों को लोकसभा और विधानसभा में भेजा जाता है, और वो सांसद वो विधायक अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सत्ता की साझेदारी सभी जनता को प्राप्त होती है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि कुछ देशों की कंडीशंस अलग अलग होती हैं, कुछ देशों की कंडीशन अलग अलग होती है। जैसे आप ले लीजिए बेल्जियम, ठीक है,
आप बेल्जियम ले लीजिए, ठीक है। तो बेल्जियम में दो भाषाई समूह के लोग रहते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक तो फ्रेंच और दूसरे डच, ठीक है ना। तो फ्रेंच बोलने वाले और डच बोलने वाले लोग रहते हैं। तो क्या हुआ, बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वाले और डच भाषा बोलने वाले लोगों में संघर्ष उत्पन्न हो जाता था, ठीक है ना। क्योंकि फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा धनी थे, ज़्यादा शिक्षित थे, और डच बोलने वाले कम पढ़े लिखे थे और कम धनी भी थे, ठीक है। तो इससे 10 लोगों को लगता था कि फ्रेंच भाषी लोगों को, फ्रेंच भाषा बोलने वालों को सरकार ने ज़्यादा अधिकार प्रदान कर रखे हैं। तो इसलिए डचों और फ्रेंच में क्या हुआ, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई, ठीक है। तब बेल्जियम की सरकार ने क्या किया, कि इसमें क्या किया कि संघर्ष को समाप्त करने के लिए फ्रेंच भाषा बोलने वाले और डच भाषा बोलने वाले दोनों लोगों को ही सत्ता में, है ना, अनुपात के अनुसार सत्ता में साझेदारी करने का, ठीक है, अवसर प्रदान किया, जिससे जो है फ्रेंच भाषी और डच भाषा बोलने वाले लोगों में संघर्ष की स्थिति समाप्त हो गई, ठीक है। इसी प्रकार से एक आपका देश है क्या, श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका है। तो आप जानते हो कि श्रीलंका में भी काफी समय तक जातीय संघर्ष होता रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो जाति के लोग रहते हैं, जो जाति समुदाय के लोग रहते हैं, नंबर 1 क्या, कौन सा? सिंघली। कौन सा? सिंघली। और दूसरा तमिल, ठीक है, दूसरा तमिल। तो यहाँ पर सिंघली जो है वो क्या है, सिंघली यहाँ पर बहुसंख्यक है, मतलब संख्या में ज्यादा है, संख्यक मतलब सिंघली भाषा बोलने वाले लोग क्या है, बहुसंख्यक हैं, मतलब संख्या में ज्यादा है। और तमिल में जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं वो क्या है, वो अल्पसंख्यक हैं। क्या है? अल्पसंख्यक हैं, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर सिंघली लोग ज्यादा हैं, बहुसंख्यक हैं, तमिल लोग अल्पसंख्यक हैं, तो इसलिए श्रीलंका की सरकार ने क्या किया, सिंघलियों जो कि श्रीलंका के मूल निवासी हैं, और तमिल लोग जो हैं वो भारत से गए हुए, भारत के तमिलनाडु और तटीय क्षेत्रों से गए हुए श्रीलंका में बसे हुए लोग हैं, लेकिन वो काफ़ी प्राचीन समय से रह रहे हैं, तो वहीं के मूल निवासी तमिल लोग भी हो गए हैं। लेकिन है तो तमिल ही, भले ही मूल निवासी भारत के वो हैं और बहुत समय पहले जाकर के श्रीलंका में बस गए थे, लेकिन है तो वो तमिल ही, ठीक है। तो क्या हुआ, तमिलों और सिंघलियों के बीच में संघर्ष उत्पन्न हुआ। क्यों? क्योंकि श्रीलंका की सरकार ने सिंघलियों को ज़्यादा महत्व दिया, उनको ज़्यादा अधिकार प्रदान किए। सिंघली भाषा को ही राजभाषा घोषित कर दिया गया, राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया, ठीक है। तो इसे सिंघलियों और तमिलों में आपस में संघर्ष उत्पन्न हो गया कि तमिलों को, है ना, कम अधिकार प्रदान हुए हैं और सिंघलियों को अधिकार ज़्यादा प्रदान हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए सिंघलियों और तमिलों में कई वर्षों तक संघर्ष चलता रहा, खूनी संघर्ष चलता रहा, मारकाट चलती रही, ठीक है। और तमिलों को लगभग वहाँ पर एक आतंकवादी संगठन तक करार दे दिया गया, ठीक है। तो तमिल लोगों ने क्या किया कि एक अलग श्रीलंका में जो हमारा उत्तरी श्रीलंका है, जैसे मान लीजिए श्रीलंका आपका है ये, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रायद्वीप है जिसे कहते हैं क्या, जाफना कहते हैं। तो इस प्रायद्वीप को, जाफना को उन्होंने कहा कि नहीं, जाफना हमको दे दीजिए। तमिलों ने कहा जाफना हमको दे दीजिए, हम अपना एक अलग राष्ट्र बना लेंगे, तमिलों का एक अलग देश होगा, है ना, जाफना, जो श्रीलंका में ही होगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि श्रीलंका की सरकार ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो पूरा करके इस प्रकार से यहाँ पर जातीय संघर्ष उत्पन्न हो गया और जात के आधार पर सिंघलियों और तमिलों में आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई। और तब श्रीलंका की सरकार ने कुछ समानतावादी अधिकार तमिलों को भी प्रदान किए और अब वहाँ पर संघर्ष की स्थिति समाप्त होने लगी, सभी को समान अधिकार प्रदान कर दिए गए वहाँ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है हमारी सत्ता की साझेदारी। कहने मतलब क्या है कि किस तो सत्ता की साझेदारी, तो आप समझ गए होंगे सत्ता की साझेदारी क्या है कि देश में रहने वाले, प्यारे बच्चों, देश में रहने वाले सभी लोगों को, चाहे वो
किसी भी धर्म के हों, चाहे किसी भी जाति के हों, चाहे किसी भी भाषा को बोलने वाले लोग हों, उन सभी लोगों को शासन में समान हिस्सेदारी प्रदान करना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। समान साझेदारी प्रदान करना, समान बंटवारा करना सत्ता का, पावर का समान बंटवारा करना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को सत्ता की साझेदारी का ये चैप्टर जो है, मतलब हमें तो लग रहा है यही पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में। सत्ता की साझेदारी को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना, वो हमने आपको शॉर्ट में बता दिया है। ठीक है, और सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, सत्ता की साझेदारी करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, ये सब हम आपको अपने अगले वाले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।